हेलो दोस्त, मैं सुरेश सर जीएस टारगेट पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज भारतीय संविधान का भाग 6 देखते हैं। और इसमें हमने आज 2 ही पॉइंट डाले हैं। एक है 1919 का भारत सरकार अधिनियम और 1935 का भारत सरकार अधिनियम। आज इन दोनों में बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैटर हमने विशेष रूप से डाल रखा है और आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना होगा। कोई ऐसा इसमें लाइन नहीं है जिस लाइन में आपको मुख्य बातें न मिले। और बहुत सारी ऐसे परीक्षाओं में मेरे हर लाइन का क्वेश्चन पूछ चुका है। आइए इसको देखते हैं। तो 1919 का भारत सरकार अधिनियम अर्थात 1919 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट अर्थात कानून, इसे मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। अब मॉन्टेग्यू कौन थे, चेम्सफोर्ड कौन थे? तो ये दोनों लोग भारत में 1917 में आते हैं। मॉन्टेग्यू साहब को भारत का सचिव बनाया जाता है और चेम्सफोर्ड साहब को भारत का गवर्नर जनरल बना के 1917 में भेजा जाता है। 1917 में बहुत सारी घटनाएं प्रारंभ होती हैं, जैसे कि बंगाल विभाजन, 1909 का अधिनियम, रौलट एक्ट। बहुत सारे ऐसे घटनाओं को देखते हुए ब्रिटेन की सरकार ने इन दोनों लोगों को, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड को 1917 में भेजा और 1917 में दोनों लोग आते हैं। भारत का 2 साल इन्होंने दौरा किया। दौरा करने के बाद एक कानून बनाया जिसे मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इसमें मुख्य बातें हमने आपको क्या है डाल रखी है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और मेरी बात को हर एक लाइन में आप गौर करेंगे। देखिए कि पहली पॉइंट तो यह है, पहली पॉइंट पूछा जाएगा कि मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है। तो दोस्त आप बताएंगे 1919 का भारत सरकार अधिनियम को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। और दूसरी पॉइंट इसमें क्या डाला गया है? दूसरी पॉइंट, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई। जैसे हमने पिछले अधिनियम में आपको बताया है कि केंद्र में केंद्रीय विधान परिषद अर्थात केंद्रीय विधानमंडल को जो बनाया गया था, उसी को विस्तार करने के लिए केंद्र में द्विसदन की व्यवस्था की जाती है। 2 सदन कौन है? जो वर्तमान में आपके यहाँ केंद्र में 2 सदन है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरीके से 1919 के अधिनियम में केंद्र में 2 सदन की व्यवस्था की जाती है, अर्थात द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की जाती है, जिसे एक राज्य परिषद होता है, दूसरा केंद्रीय विधान परिषद, एक केंद्रीय विधानसभा होता है। वर्तमान समय में उसी को आज हम राज्यसभा, जो राज्य परिषद है, राज्यसभा कहा जाता है, और जो केंद्रीय विधानसभा है उसे लोकसभा के नाम से जाना जाता है, जो उच्च सदन और निम्न सदन के नाम से आज वर्तमान में जाना जाता है। तो अब देखें कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की जाती है। एक राज्य परिषद, जिसे राज्यसभा के नाम से जानते हैं, और आज वर्तमान समय में उसे उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा है केंद्रीय विधानसभा, जिसे लोकसभा के नाम से वर्तमान में जाना जाता है, और उसे निम्न सभा भी कहा जाता है, अर्थात निम्न सदन भी कहा जाता है। दूसरी मेन पॉइंट आप देखें कि जिस तरीके से केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की जाती है, उसी तरीके से प्रांतों में, अब वहाँ केंद्र की बात है,
आप प्रांतों में भी देख लीजिए, तो केंद्र में तो द्विसदन की व्यवस्था की गई, लेकिन प्रांतों में दोहरी शासन व्यवस्था अर्थात दोस्त द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना ब्रिटेन की सरकार करते हैं। कहते हैं कि अब जो है शासन व्यवस्था को या व्यवस्थापिका को दो भागों में, दो लोगों के बीच बांट दी जाती है। शासन प्रशासन को या अधिकार को दो भागों में बांट दिया जाता है। तो कैसे बांटते हैं, ये तो अंग्रेजों की चाल थी कि किस तरीके से भारतीयों को या भारतीय प्रशासन को अपने हाथ में लिए रहने दिया जाए, जो हमें ही पूर्ण रूप से फायदा हो। तो क्या करते हैं कि प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना की जाती है। इसके अंतर्गत अब इसके अंतर्गत विषयों का बंटवारा करते हैं। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, विषय का बंटवारा करते हैं। जैसे कि आप देखिए कि इसके अंतर्गत प्रांतीय विषयों को दो भागों में, प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आरक्षित, दूसरा है हस्तांतरित। तो आरक्षित का मतलब होता है, आरक्षित मतलब अपने पास रख लेते हैं, और हस्तांतरित का मतलब लोगों को दे डालते हैं। तो कहने का मतलब है जो केंद्रीय जो प्रशासनिक व्यवस्था में ब्रिटेन के लोग या ब्रिटेन के सदस्य या अंग्रेज सदस्य रहते हैं और कुछ भारतीय भी सदस्य रहते हैं। तो इनमें से क्या किया जाता है कि शासन प्रशासन अर्थात विषयों को दो भागों में बांट दिया जाता है। तो जो इम्पॉर्टेंट विषय होता है, जैसे आज वर्तमान समय में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में जो विषय दिया गया है, उसी तरीके से यहाँ क्या करते हैं, विषयों को दो भागों में बांट देते हैं। पहला है आरक्षित, दूसरा है हस्तांतरित। आरक्षित का मतलब अपने पास रखना, हस्तांतरित का मतलब है कि क्या, दूसरों को प्रदान कर देना। अर्थात दूसरे का मतलब यहाँ क्या है कि जो भारतीय सदस्य सभा में रहते हैं उनको कुछ दे देते हैं, और जो ब्रिटेन के में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सदस्य रहते हैं अर्थात अंग्रेज जो सदस्य होते हैं, उन्हें क्या करते हैं, संरक्षित विषय जो अच्छे विषय होते हैं, जो राजस्व विषय, जैसे राजस्व हो गया, रक्षा विभाग हो गया, राजस्व विभाग हो गया, रक्षा विभाग हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, इस तरीके के जो विभाग हैं वो क्या करते हैं, ये अपने पास संरक्षित कर लेते हैं। हस्तांतरित विषयों में वो विषय रखते हैं जिसका बहुत महत्वपूर्ण का कोई कार्य नहीं होता है, जैसे शिक्षा हुआ इत्यादि। मतलब समझ लीजिए कि शिक्षा से संबंधित क्या करते हैं, हस्तांतरित। जो ऐसे अरे गरे जो कम इम्पॉर्टेंट होते हैं उस विषयों को भारतीय सदस्यों को सौंप दिया जाता है कि आप इन विषयों पर क्या करें, शासन प्रशासन का संचालन करें। और जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं अंग्रेज अपने पास रखते हैं, जो क्या है, उनको हर तरीके से हर प्रकार के सुविधा मुहैया होती है। तो इस तरीके से कहा गया है कि दोहरी शासन व्यवस्था अर्थात द्वैत शासन व्यवस्था दो भागों में बांट दी जाती है। एक संरक्षित होता है, एक आरक्षित होता है, दूसरा क्या होता है, संरक्षित। आरक्षित का मतलब अपने पास रखना, हस्तांतरित का मतलब दूसरे को दे देना। अर्थात अब आगे चलें, नोट में कहा गया है कि द्वैत शासन व्यवस्था का जन्मदाता, ये क्वेश्चन बार बार पूछ चुका है। एक क्वेश्चन द्वैत शासन व्यवस्था से 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि बताइए किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू किया गया। तो 1919 का भारत सरकार अधिनियम। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि द्वैत शासन व्यवस्था के जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो आप क्या बताएंगे, लायोनिस कार्टिस को कहा जाता है। यहाँ हमने लिख दिया है लायोनिस कार्टिस को कहा जाता है द्वैत शासन व्यवस्था के जन्मदाता। अब एक क्वेश्चन और पूछेगा इससे कि बताइए कि द्विसदनात्मक व्यवस्था किस अधिनियम में लाया गया। तो 1919 भारत सरकार अधिनियम में द्विसदनात्मक व्यवस्था अर्थात केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था को लाया गया, जिसे वर्तमान समय में लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्त ये है मेन पॉइंट। हमने ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, ये भी पूछ चुका है, ये भी पूछ चुका है, ये भी पूछ चुका है। आप
10 साल का क्वेश्चन उठाकर देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ से बार बार इतिहास के भी संविधान पे की क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो इसे आप दरकिरार मत करिएगा, इग्नोर मत करिएगा। मैं आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ क्या करें, इस मैटर को इग्नोर मत करें और क्या करें, इसे अपने माइंड में, अपने नोट्स में भी बना रखें। ये क्वेश्चन बार बार पूछे। अब आगे चलो, देखिए अगला टॉपिक है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें बहुत सारी बातें मित्र कही गई है। इसे क्या है, अपने दिमाग में एक गठरी बनाकर रख लीजिए, जब चाहे तब इसको खोलिए, जब चाहे तब बंद किए रहिए। ये दोनों क्या है, दोनों ही बहुत ही मोस्ट, हमने क्या, दोनों ही नहीं, हम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर आपको दे रहे हैं। तो आइए आप देखते हैं कि 1935 में क्या क्या दिया गया है। 1935 में इसे क्या कहा गया, अर्थात 1935 के अधिनियम को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम को भारत का मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो सारी बातें लिखी गई है, यही से हमारे भारतीय बंधु, हमारे पूर्वज, राजनीतिक पूर्वज जब भारत का संविधान का निर्माण कर रहे थे तो इसी अधिनियम से बहुत सारे कुछ मैटर को उठाकर अपने संविधान में निर्माण करते हुए डाला गया है। इसलिए कहा जाता है कि यह 1935 का भारत सरकार अधिनियम भारत का मिनी संविधान, अर्थात भारत का छोटा संविधान के नाम से जाना जाता है। अब दूसरी पॉइंट है कि इस अधिनियम 1935 के तहत भारत में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में भारत में एक भारतीय संघ, अर्थात अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया जाएगा। अखिल भारतीय संघ का मतलब क्या है, जो पूरा भारत, रियासत, छोटी छोटी बड़ी बड़ी रियासत और ब्रिटिश भारत सभी को मिलाकर एक संघ बनाया गया। इसलिए कहा गया कि अब भारत को क्या है, अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया है। दूसरा क्या है, तीसरी पॉइंट क्या है, इसी अधिनियम में दोस्त पहली बार संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है और इसका मुख्यालय क्या, दिल्ली में स्थापित किया गया। 1935 के अधिनियम में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, इसका मुख्यालय दिल्ली है। ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछ चुका है। और मेन टॉपिक तो ये है, देख लीजिए, मेन टॉपिक ये है, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ये सुनिए, ये क्या है, 1935 में इसे क्या किया गया, जारी किया गया, लेकिन निर्माण कब हुआ, 1937 में यह जारी हुआ। तो क्या है, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मैरिस ग्वेयर थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि 1935 के अधिनियम में जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो क्या है, सर मैरिस ग्वेयर थे। अब अगली टॉपिक क्या है, इसी अधिनियम के तहत केंद्र और राज्यों के शक्तियों का विभाजन किया जाता है। इसी अधिनियम के तहत केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियां रहती, उसे विभाजन किया जाता है। तो विभाजन कैसे करते हैं, इसमें क्या किया गया है, 3 सूची का निर्माण। जिस तरीके से आज वर्तमान समय में केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची का निर्माण किया गया है, उसी तरीके से 1935 में संघ सूची का 3 सूची का निर्माण किया गया। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। संघ सूची का हम जब मूल संविधान बताएंगे तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में मुख्य रूप से वर्णन करेंगे। इसलिए अब हमने पहले बता दिया है कि केंद्र क्यों किया गया, क्योंकि केंद्र और राज्य के शक्तियों का विभाजन करने के लिए 3 सूची का निर्माण किया गया था। अगला टॉपिक है, इसी अधिनियम के तहत 1935 के अधिनियम के तहत दोस्त क्या करते हैं, 321 अनुच्छेद निर्मित किया जाता है और 10 अनुसूची को जोड़ा जाता है। यही से क्या किया जाता है, जब हम संविधान का निर्माण करते हैं तो क्या करते हैं, यही से हम सारी बातों को क्या करते हैं, निर्मित करते हैं, अर्थात लेते हैं। और अगला पॉइंट है, प्रांतों में दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त करके। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया, कभी कभी नहीं। आप पीसीएस का, लोअर का, लोक सेवाओं से संबंधित जितने भी
क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में कहीं कहीं आप पुटअप किया गया है कि बताइए दोहरी शासन व्यवस्था को किस अधिनियम के तहत प्रांतों से हटाकर केंद्रों में लागू किया गया। तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम है। तो अब देखें, प्रांतों से दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू कर दी जाती है। तो पहले क्या है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत यह कहा गया था कि प्रांतों में दोहरी शासन व्यवस्था लागू की जाएगी। अब 1935 में क्या किया गया कि प्रांतों से दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त करके केंद्र में दोहरी शासन व्यवस्था लागू किया गया और प्रांतों में स्व शासन व्यवस्था लागू की गई। तो हमने डाल रखा है प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था का निर्माण किया गया और प्रांत में स्व शासन व्यवस्था प्रारंभ किया गया, अर्थात आरंभ किया गया। अगली पॉइंट है, हम देखिए पूरा का पूरा मेन निचोड़ आपको डाल दिए हैं। अगली पॉइंट ये है दोस्त कि बर्मा को इसी अधिनियम के तहत 1935 के अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अर्थात बर्मा को हमने क्या किया था, इसके पिछले वर्ष में, अर्थात पीछे हम इतिहास में हम बताएंगे आपको कि कब और किन परिस्थितियों में बर्मा को भारत का अंग बनाया गया। तो अंग बनाया गया था, ये पीछे हम इतिहास में बताएंगे। तो जब क्या बना तो लिया गया था, तो इस समय अधिनियम में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, अर्थात स्वतंत्र कर दिया गया। कभी कभी बर्मा भारत का एक छोटी सी रियासत अर्थात प्रांत हुआ करता था। दूसरी अगली पॉइंट है 1935 में ही 1935 के ही आधार पर 1935 में भारत में एक RBI रिजर्व बैंक इंडिया की स्थापना किया गया था 1935 में। और 1935 के ही आधार पर 1937 में क्या करते हैं, 1937 में 11 प्रांतों में प्रांतीय विधानसभा का चुनाव किया जाता है। तो दोस्त हम आज ये बहुत ही क्रीम आपको दे रखे हैं। मुख्य मैटर, कोई ऐसा मैटर नहीं है जो हमारा मुख्य मैटर न हो, बस आपको गेन करने की ज़रूरत है। आप मेरी बात को और मेरे मैटर को क्या करें, अपने जेहन में डालें। एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट आपके दिमाग में टच करने की बात है, आप उसको इग्नोर मत करिएगा। और आज यही समाप्त करते हैं। कल आपको लेके चलेंगे इसके आगे। 1935 के आगे बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जो इतिहास से रिलेटेड हैं और इतिहास को इतिहास के समय बताएंगे। आगे अब क्या करेंगे, अगला मैटर होगा, इसके आगे मैटर होगा 1946 का कैबिनेट मिशन योजना बनाई जाएगी और उसी के आधार पे आगे हम चलेंगे। और दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आपको मेरा मैटर अच्छा लग रहा है और मैं जानता हूँ अच्छा लगेगा। थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रहा होगा आपको, लेकिन इसके लिए क्षमा चाहते हैं क्योंकि अभी वो सुविधा हम नहीं दे पा रहे हैं जो आप चाह रहे होंगे। वैसे आगे चलते चलते हम आपको बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे, लेकिन मैटर हम आपको वही देंगे जो क्रीम है। तो दोस्त, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, सुरेश सर आपसे बस कहेंगे कि सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए और मेरे मैटर को शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।